हेलो एवरीवन। CGTT 2020 जो कि इसी जनवरी में हुआ था उसका मैथ का ये क्वेश्चंस हैं। आज हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में विद थ्योरी। ये कंप्लीट करके आपको फिर काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस इज करेक्ट टू रिप्रेजेंट, मतलब संख्या पद्धति में जो स, क्या इसकी जो आपका सही क्रम क्या है। तो अब सही क्रम का ये मतलब है कि जो आपकी प्रकृत संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल मतलब परिमेय और इंटीजर, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इसका रिलेशन देखने के लिए हम आपको एक डायग्राम शो करते हैं। तो उससे आपका क्या है कि थ्योरेटिकल भी आपका अप्रोच अच्छा हो जाएगा। तो ये है एक डायग्राम है, तो इसको आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है आपका, देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है। ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग इसको इंग्लिश में अगर रखेंगे तो ठीक होगा। नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर वो सबसे कम, मतलब ये देखिए छोटे सर्कल में है। ये शुरू होता है 1 से 2 3 4, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। अगर जीरो शामिल कर दिया गया तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। मतलब अगर जीरो शामिल हुआ तो संख्याओं की संख्या जो है अधिक हो जाएगी, तो ये गोला जो है आपका बड़ा हो जाएगा। फिर तीसरा है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है कि जीरो के इस साइड भी हम लोग देखने लगते हैं, -1, -2, -3, और इधर जो है 1 2 3। इसका ये मतलब है कि होल नंबर में केवल पॉजिटिव इंटीजर ही आते हैं। मतलब इंटीजर का ही एक पार्ट है होल नंबर। तो इसका मतलब है इंटीजर जो है बड़ा है। अब रेशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनको हम A/B के फॉर्म में लिख सकें। तो कोई भी नंबर, मान के चलिए 3 है, तो आप 3 को 3:1 जो है रख सकते हैं। तो ये आप इसमें ये हुआ कि हम आपको इसका डेफिनेशन भी समझाते हैं। अक्सर ये आता है कि जो √2 है वो क्या है? वो है इर्रेशनल नंबर। और पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर। ये भी आता है, ये भी पूछता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो रेशनल नंबर है आपका, वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद जो है इंटीजर होगा, फिर उसके बाद होल नंबर होगा, उसके बाद नेचुरल नंबर होगा। तो ये यही क्रम को उसने पूछा है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या है। तो आप इसका जो है, जो भी इसका डेफिनेशन है, इसको आप याद रखिएगा। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने क्या पूछा हुआ है। हाँ, तो इन्होंने इसमें क्या पूछा हुआ है, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसके हिसाब से सी ऑप्शन होगा, रेशनल नंबर, फिर आपका इंटीजर, फिर आपका होल नंबर, फिर आपका नेचुरल नंबर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 92 पे। इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। इसका मतलब ये है दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है। आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो जैसे ही मैथ आता है उसमें हमेशा काम करता है लॉजिक। अब आप देखिए, आपको कुछ नहीं आता है, एकदम
एकदम आपको ज्यादा आता नहीं क्या है, अगर ये चीज पूछा गया तो आप सिंपली सोचेंगे कि ठीक है हम इसको चेक कर लेते हैं। 3 ले लिए और जो है विषम संख्या होती है 5, तो 1, 3, 5 ये सब विषम है। तो अगर आप इसको इसको जोड़ेंगे तो 8 आया तो सम संख्या हो गया। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हुआ, ये भी सम संख्या हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग इसको लॉजिक से ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन सी होगा। अब इसका जो है अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स कुड बी इजी इफ, अगर क्या है गणित सीखने की प्रक्रिया जो है वो आसान हो सकती है। तो कैसे आसान हो सकती है, हम आइए इसको समझते हैं। पेडागॉजी का ये एरिया है, इसको आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। अब आप देखिए, हम इधर से शुरू करते हैं। यूज ऑफ मैथमेटिकल सिंबल शुड बी मिनिमाइज। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैथमेटिकल सिंबल जो है वो फिक्स है, उसको आप मिनिमाइज कर देंगे तो जो बच्चा है, अब आप पाई की जगह इसको लिखेंगे नहीं तो उसको कहाँ समझ में आया। तो ये अपने हाथ में नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब आता है, अब आपके पास आया 3 ऑप्शन। इसमें देखिए, जनरल थॉट शुड बी स्पेसिफाइड। जनरल थॉट क्या, सारे थॉट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैथ में, तभी वो सॉर्ट आउट होगा। तो ये भी ऑप्शन हट गया। ऑल कंसेप्ट शुड बी एक्सप्लेन्ड कॉन्क्रीटली। भाई सभी सभी जो आपकी धारणाएं हैं, अब ऑप्शन बचता है ये या ये। अब इसमें क्या है, 2 ऑप्शन में अब आपको सोचना है। टीचिंग प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की। इसका मतलब है कि सोपन क्रमांकता के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाए। इसका ये मतलब है कि कोई भी चीजें आप सिखाते हैं तो उसको 0 से शुरू करिए, फिर 1 पे आइए, फिर 2 पे आइए, फिर 3 पे आइए। तो इसी को एक्सप्लेन करते समय ही आप सारा चीज कॉन्क्रीटली उसको एक्सप्लेन करेंगे। मूर्त रूप मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज को आप ऐसा समझाइए कि पेड़, तो उस बच्चे के दिमाग में आ जाए 3D डायग्राम कि हाँ ये पेड़ ही है, उसी को बोलते हैं मूर्त रूप। और जो हमारे यहाँ जो जो इंडिया में होती है पढ़ाई, वो होती है अमूर्त रूप। मतलब बस पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली नहीं करा रहे हैं। बट जब से एनसीएफ 2009 हुआ है, तब से ये चीजें आ चुकी हैं कि हम लोगों को प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर देना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये इसी का एक पार्ट है, तो इसमें ऑप्शन ये होगा। इसी टेक्निक से ही सीडीपी सॉल्व की जाती है, इसको बोलते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। मतलब चारों ऑप्शन को आपस में डिस्कस कराइए, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। आइए आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, यानी 94 क्वेश्चन पे। इसमें ये कह रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो 3 4 7 6 की को जोड़ना है, और जोड़ने में वो जो छोटा बच्चा है वो ऐसे जोड़ दे रहा है। तो ये क्या चीज है, ये इसमें बचवा जो है उसमें क्या चीज की कमी है। अब इसमें भी हम ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड इसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे स्किल ऑफ एडिशन। तो उसने जो है जोड़ा तो है, लेकिन जोड़ने का कोशिश तो किया है, लेकिन इस जगह को चेंज किया है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब स्किल ऑफ, देखिए एडिशन एडिशन, उसको एडिशन तो आ ही रहा है, तभी तो उसने ये जोड़ा। अगर उसको नहीं आता तो 6 जोड़ा, फिर 7 7 14 जोड़ा। ये देखिए इस बचवा ने एकदम सही जोड़ा है, मतलब केवल गलती यहाँ कर दी, मतलब जोड़ने का तो उसको आता है। तो जिस जिस ऑप्शन में एडिशन आता जाए उसको हटा दीजिए, इसको बोलते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। देखते रहिए, हम आपको
इसी के साथ साथ ये भी सिखाएंगे कि ऑप्शन को इलिमिनेट कैसे करते हैं, एक साथ दो दो, वो सीडीपी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो दो ऑप्शन हट गया, अब बचता है दो ऑप्शन, कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फिर एडिशन आ गया, इसको भी आप काट दीजिए। बच्चा एडिशन, आप देखिए चुपचाप देखिए, जिनका मैथ एकदम कमजोर है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट है, यार ये गणित मतलब क्या होता है, उनके लिए है। होशियारों के लिए ये वीडियो एकदम नहीं है। तो ऑप्शन आ गया बी, और बात भी वही सही है। प्लेस वैल्यू का ये मतलब होता है, स्थानीय मान का ये मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे समझाना बच्चों को। आप लोगों ने शायद बच्चों को पढ़ाया होगा, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, मतलब वन। तो ये हो जाता है 10 की पावर 0, ये हो जाता है 1, तो 10 की पावर मतलब 1। तो ये इकाई, दहाई, ये जो है इसको स्थानीय मान बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होता है, ये पूछ रहा है, ये चार, अब ये जोड़ा किया हुआ है, तो जोड़े को कैसे सॉर्ट आउट करना है उसके लिए हम देखते हैं। देखिए 7/12 का तुल्य भिन्न है, मतलब 7/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब 7/12 लिख दीजिए। देखिए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट जो है आपका तब होगा जब, एक मिनट, फंक्शन आपका इक्विवेलेंट तब होगा जब आप इसी में ऊपर नीचे में समान गुणा कर दीजिए, तो फ्रैक्शन सेम ही रहेगा। जैसे हम आपको समझाते हैं, ऑप्शन में ये दिया है 21/36, तो इसका ये मतलब है कि 3 से ऊपर गुणा, 3 से नीचे गुणा। तो देखिए इसके जो भिन्न है वो अभी भी वही भिन्न है, क्योंकि इसको इसको अगर हम काट दें तो 7/12 आ गया। तो 7 × 3 × 12 × 3, तो ये हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 21/36। तो 21/36 जो है आपका ये आंसर हो गया। अब 21/36 क्या है, तो यहीं पे लिखते जाइए, पहले का थर्ड, ये यही लिखिए, ए का थर्ड। अब देखिए ये है और ये है, तो अब आपको बी जो है, देखिए चौथा अपने अपने आप है। देखिए आप समझ गए, ऐसा इसलिए बोल रहा है 9/5 का, 9/15 का तुल्य भिन्न क्या है, तो इसको आप काट दीजिए। 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो 3/5 वो देखिए अपने आप है। अब आपको सी और डी में देखना है कि जो है कौन सा होगा। अब ये पूछ रहा है कि 7/11 क्या प्रॉपर फंक्शन है। अब हम आपको उचित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फंक्शन, और जो है इम्प्रॉपर फंक्शन को बोलते हैं अनुचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, आइए समझिए। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अगर ऊपर वाले की संख्या नीचे वाले से कम है तो वो होता है उचित भिन्न। इसका ये मतलब हुआ आपका, इसका आपका ये मतलब हुआ कि, इसका आपका ये मतलब हुआ, एक मिनट, हाँ इसका आपका ये मतलब हुआ कि ये हो गया सी, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ये ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो ये सेकंड हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पहला हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया। इम्प्रॉपर फंक्शन ये होता है कि जो आपका अंश होता है उसका मान ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो ये आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होता है हम आइए आपको समझाते हैं। एक रूल होता है, ये जो क्वेश्चन आपका है ये वाला, ये तो इसमें, इसके अलावा हम आपको और एक चीज सिखाएंगे। इसमें आपका एक होता है बॉडोमास,
ये इसी से सॉल्व होता है ब्रैकेट। तो इसमें केवल ना ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये होता है छोटा ब्रैकेट, ये होता है मझला ब्रैकेट, ये होता है बड़ा ब्रैकेट। तो पहले इसको हटाइए, सॉल्व करिए, फिर इसको हटाइए, फिर सॉल्व करिए, फिर इसको हटाइए, फिर सॉल्व करिए। तो आइए इसको हम हटाते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए एकदम अच्छे से इसको हम आपको समझाते हैं। तो आप ये देखिए धीरे से कि अगर हम इसको अंदर देखें तो 2 + 3 है, इसको 5 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया 5। अब 5, ये बाहर ये भी है, बाहर ये भी है, तो मतलब गुणा होगा। यानी 5 दूना 10 गुणे 20, ये हो गया 40। तो यानी 5, ये हो गया 200। 5 गुणे 2 मतलब 10 गुणे 20, ये हो गया 200। मतलब 200 जो है इस बड़े, इसका मतलब ये हो गया 1/2, ये वाला ब्रेकेट 200, उसके बाद ये ब्रेकेट बटे 2 बटे बड़ा ब्रेकेट। तो अगर इस ब्रेकेट को हटाएंगे तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 1/2 गुणे 100, ये है माइनस के साथ। और इसके साथ इसको भी फिर ये करेंगे तो ये हो जाएगा -50। तो ये आपका आंसर होगा सी इसका। 97 में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत के बराबर है। तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसको आप 100 से गुणा कर दीजिए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। तो ये है 0.275 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 27.5%। ये हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। आते हैं 98 पे। इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें ये पूछ रहा है 98 में कि 400 रुपए, 450 रुपए थे, जिसपे ब्याज दर था 4.5%। के साधारण ब्याज से जो ब्याज मिला है वो 81 मिला है, तो कितने समय में ये ब्याज मिला है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है या ब्याज का फार्मूला होता है इसका, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इंटरेस्ट है आपका 81, और मूलधन आपका है 450, ये है आपका 4.5, ये आपका समय है, ये आपका, इसको सॉल्व करना है तो इसको इधर ले आइए। टी इक्वल टू 81 इंटू 100 बटा 45 इंटू 4.5। तो ये दशमलव से जीरो ऊपर करिए, एक जीरो से एक जीरो कटा, और ये आपका 5 और 5, ये हो जाएगा 9 इंटू 9, तो 81 कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा 25 चौको 100, यानी आएगा 4 ईयर आंसर। तो ये रहा डिटेल सोल्यूशन। इसको आप इसका फार्मूले को याद कर लीजिए, आपको आगे इसी फार्मूले पे फिर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका एक तरीका हम आपको सिखाएंगे, इसको आप देखते रहिएगा। ये क्वेश्चन आ रहा है कि
एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? इंग्लिश में क्या है? एन आर्टिकल when sold at a gain of 5% yield at R15 more than when sold at a loss of 5%। देखिए, प्रॉफिट लॉस का जब भी क्वेश्चन आए तो आप एक कंसेप्ट को हमसे समझिए, उसी से आप इसी कंसेप्ट से आप सारा प्रॉफिट लॉस उड़ा देंगे। तो देखिए, 5% जैसे ही परसेंट आए उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, तो 5/100 यानी 5 × 5 5, ये सही हम 100 यानी 5% इक्वल टू 1/20। इसका ये मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि 5% इक्वल टू 1/20। ये रिप्रेजेंट करता है कि 20 का 5% 1 होगा। एकदम सिंपल है, ये बात आप समझ जाइए। ऐसे हर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर लीजिए। और ये अगर 20 है और ये जो 20 है, ये आपका मान लीजिए सीपी है, और उसको 5% का मतलब ये है आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, ये है आपका क्रय मूल्य। तो बोल रहा है कि अगर हम 5% फायदे पे बेचते हैं तो आप क्या इसको लिखेंगे कि भैया 20 का 5% 1 है, तो यानी 5% के अगर हम फायदे पे बेचते हैं तो प्लस 1 जुड़ जाएगा, मतलब ये 21 हो जाएगा। आया समझ में? अब ये बोलता है अगर नुकसान में बेचें तो क्या होगा? तो नुकसान में बेच रहे हैं अगर भाई साहब, तो 20 का 5% 1 होगा, तो 5% के नुकसान पे बेच रहे हैं तो 1 घट जाएगा। बात को समझिए, तो 20 में से 1 घट गया 19, मतलब 21। जब 20 में 5% हम प्रॉफिट ले रहे थे तो 21 हो रहा था, जब नुकसान ले रहे थे तो 19 हो रहा था। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। तो अब आप यही देखिए, 21 था 19 हो गया, मतलब 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। क्या? 2 यूनिट का अंतर आ रहा है अगर ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो। बट क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ये 2 यूनिट जो है 15 रुपए के बराबर है, मतलब 2 यूनिट बराबर है 15 के, तो 1 यूनिट बराबर है आपका 7.5 के। तो ये सीपी क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस, ये हमने जो माना है वो 20 है, तो हमसे सीपी ही पूछ रहा है, तो ये हो गया 20। तो कितना हुआ? ये हो गया 15/2 गुणे 20। अरे 7.5 को हमने 15/2 कर दिया कि आसानी से कट जाए, तो ये हो गया 150। 150 आंसर आ रहा है? आ रहा है। तो इतना डिटेल में हमने आपको इसलिए समझाया कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, तो उससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होता है। आगे और भी आएगा तो हम इसको डिटेल में आपको समझाएंगे। 100वां क्वेश्चन, 100वां ये है आपका कि इसमें से कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब इसमें करने का एक तरीका ये है कि ऑप्शन में जोड़ करके इसका जो है फ्रैक्शन किया जाए और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, इसका हम एक डिटेल्ड मेथड अभी ढूंढ रहे हैं, मतलब शॉर्टकट में बताने के लिए। ऑप्शन चेक करेंगे, अगर अगर आप ये, मतलब अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप 12 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका, नहीं 12 नहीं, इसमें आप 16 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 8 60, और ये ना 78 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये 12 ही जोड़ेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 जोड़ेंगे तो ये होगा ऑप्शन सी ही होगा। इसका मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये कि आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इसको जो है ऐसे, मतलब इसका एलसीएम लेके आप कर सकते हैं, वो हम आपको समझाएंगे। 101वां क्वेश्चन है,
कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, मतलब कि 43, 91, 183, इसमें से कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि डिवाइड करे तो रिमाइंडर सेम आए। जैसे ही ग्रेटेस्ट आ जाए, तो ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो आप इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो जब तीन संख्याएं दी हुई हों, अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आप एक काम करिए, चारों ऑप्शन लीजिए, डिवाइड करिए, जिसका भी शेषफल सेम आता हो उससे आप टिक कर दीजिए। तो ये भी एक जो है तरीका होता है, बट जो लोग डिटेल्ड सोल्यूशन चाहते हैं उनके लिए ये है कि अगर तीन संख्याएं हैं तो आप इनका डिफरेंस ले लीजिए। इसका इसका डिफरेंस होगा 48, इसका इसका डिफरेंस होगा 92। अब इसको जो है, इसका इसका जो एचसीएफ होगा, इसका इसका जो एचसीएफ होगा वही वो नंबर होगा। तो 48 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा लिख सकते हैं। दो, आप जो है 48 को ऐसे टुकड़े में कर सकते हैं। दो दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48, ये कर सकते हैं। और ये 2 गुणे 4 हुआ, और उसके बाद आप इसको 23 बचा, तो यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे 2 बच रहा। तो जो कॉमन बचता है वही एचसीएफ होता है। आप ऐसा सोचिए, 92 लीजिए, ठीक है। 92 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो पहली बार जाएगा 4 और 6, यानी 46 जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 23 जाएगा, मतलब 23 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो बस अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो 2 गुणे 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 गुणे 2, तो यानी 4 इसका एचसीएफ हुआ। ये एचसीएफ निकालने का तरीका है, हमने आपको एचसीएफ निकालने का तरीका भी सिखा दिया। ऑप्शन हो गया 4। अब आप डिवाइड कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर 4 से डिवाइड करेंगे सीधा सीधा, तो आएगा 3 रिमाइंडर। और अगर इसको आप जो है 4 को 91 से डिवाइड करेंगे, आइए डिवाइड ही कर लेते हैं। तो 4 को अगर आप 91 से करेंगे, 4 को 91 से करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 हो गया, और 4 दूनी फिर 8 हो गया, 88, ये रिमाइंडर 3 आया। यानी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ए। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि 40 संख्याओं का जो औसत है वो 71 है। यदि संख्या 100 को, इसका ये मतलब है औसत की डेफिनेशन क्या होती है कि जितनी संख्याएं हैं उनका उनका ये आपकी मान के चलो संख्या है एक्स, x2, ऐसे 40 संख्याएं हैं, उनको कितनी संख्याएं हैं उससे आप डिवाइड करो, वो हो जाएगा आपका एवरेज। ठीक है। जैसे 2 स्टूडेंट हैं, एक का नंबर 40 है, एक का 80 है, तो दोनों को जोड़ दो और कितने नंबर आप स्टूडेंट हैं उससे डिवाइड कर दिए। अब बोलता है कि इनमें में से कोई नंबर 100 था, कोई सा नंबर 100 था, अब उसकी जगह 100 की जगह इन्होंने 140 कर दिया। आप जो है ऐसा समझिए, आप जो है इसको ऐसा समझिए कि ये था 100, ये था 100 एक नंबर, उन्होंने 100 की जगह रिप्लेस करा 140 से। तो 140 को आप कैसा लिख सकती हैं? तो ये 100 + 40, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो अ, अब अगर हम इसको पहले जो एवरेज था वो मान के चलिए x1 x2 प्लस ऐसे से था, इसमें आता था 100। अब 100 की जगह 140 आ रहा है, तो ये 40 आएगा। डिवाइड तो 40 से ही होगा ही, तो 40 से यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए।
तो पहले ये वाला एवरेज था, अब ये 40-40 से डिवाइड होके +1 हो जाएगा, मतलब एवरेज जो भी आ रहा था उसमें एक जो है अधिक हो जाएगा, एक अंक जो है अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो गया। ये समझाने का एक तरीका था। अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 103। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? ये क्या बोल रहा है कि एक पार्क है, एक पार्क है, एक पार्क है, उसकी जो लंबाई है वो 3 है और चौड़ाई 2 है, अनुपात में है। तो 3 और 2 के अनुपात में है। अगर अगर जो है कोई आदमी साइकिल से ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे करके पूरा कर लेता है, तो अगर व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से पार्क को चला के 8 मिनट में चक्कर पूरा करता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो व्यक्ति जो है 1 घंटे में चलता है आपका, 1 घंटे में चलता है 12 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में चलता है वो 12 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में चलेगा। और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, इसको मीटर में हमको कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 12 × 1000/60। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 8 मिनट में चक्कर मार लेता है, तो 8 मिनट में यहाँ पे ×8 हो जाएगा। तो अगर इसको हम काटें पीटेंगे तो 6 × 2, 6 × 2, 6 दूनी 12 हो गया, और ये आपका हो जाएगा, यानी ये हो गया 1600 मीटर। 8 × 2 ये हो गया 1600 मीटर। हाँ, 1600 मीटर। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली पूरी लंबाई 1600 मीटर है। इसी को बोलते हैं परिधि, यानी पेरीमीटर बोलते हैं। तो टोटल पेरीमीटर कितना हुआ? 3 चला, 2 चला, फिर 3 चलेगा, फिर 2 चलेगा, तो 3 × 2 = 5, फिर 3, फिर 2, मतलब 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x। इसका ये मतलब हुआ 10x इक्वल टू आपका हो गया 1600। तो x इक्वल टू क्या हुआ? x इक्वल टू हुआ 160। x इक्वल टू 160 हुआ। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा इसका 3x, मतलब 16 × 160 × 3, मतलब 480 हो गया। और चौड़ाई क्या हो जाएगा? y वो हो जाएगा 2x। इसका ये मतलब हुआ 2 × 160, मतलब 320। अब इसको आप जो है गुणा कर दीजिए इसका आपस में। तो जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 320 और 480 को आप गुणा करिए। एग्जाम में आपको गुणा करना है, तो आप इसको ऐसे गुणा करिए, ऐसा इसको ऊपर में लिख लीजिए। तो ये आपका हो, ये आपका आएगा 53600। ये ऑप्शन बी हो गया। इसको ऐसे मतलब सॉल्व करना। तो यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर इसका पूरा चलता है तो इसको बोलते हैं परिमाप, और जो है एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? वो बोलता है कि एक क्यूबॉइड, मतलब घनाभ और घन में अंतर क्या होता है? क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर होता है? क्यूबॉइड में जो भुजाएं होती हैं, ये वाला होता है, ये ऐसे जो हम लोग बनाते हैं, ये ऐसा, इसको बोलते हैं क्यूब।
क्यूब, अगर इसकी भुजाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, अगर ये सेम है तो इसको बोलते हैं क्यूब, और अगर ये डिफरेंट है तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। अब ये बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड था 24 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर, इसको पिघला दिया गया। तो जब किसी चीज को पिघलाया जाता है तो आप समझिए बर्फ पिघला और पानी बना, उसको आप किसी उसमें लेंगे तो इसका ये मतलब है उसका टोटल जो है वॉल्यूम हुआ, मतलब टोटल उसका आयतन हुआ। अब उसके आयतन से मतलब इसका टोटल जो वॉल्यूम हो गया वो 24 गुणे 9 गुणे 8 हो गया। इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आ गया समझ में? कोई भी एरिया है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो उसी में आप जो है ऊंचाई से और गुणा कर देना है। अब इसको मेल्ट करने के बाद 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया जाता, मतलब तीनों भुजाएं सेम है। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 से 9 ये हटा, 8 3 24 ये हुआ, ये हुआ आपका 64, यानी ऑप्शन ए मतलब 64 क्यूब बनेगा। आ गया समझ में? भाई जो बड़ा क्यूब था उसका वॉल्यूम इतना हुआ, छोटे क्यूब का वॉल्यूम इतना हुआ, वॉल्यूम से वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार सॉल्व करिए, तो आपको फिर क्या है कंसेप्ट क्लियर होगा। यही क्वेश्चन का डाटा चेंज करके कुछ और पूछेगा तो आपको फिर समझ में, इससे आप इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यही इसी टाइप का क्वेश्चन फिर पूछेगा तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अ, अगला और आखिरी क्वेश्चन आता है, मैं 15 ही आज सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं एकदम डिटेल्ड में समझा रहा हूँ। बाकी का हमने जहाँ का भी वीडियो देखा है वो एकदम शॉर्टकट में है, तो डिटेल में अगर समझे रहेंगे तो इजी रहेगा। तो आइए, ये बोल रहा है ए क्यूब इज 7 सेंटीमीटर ऑफ एज एंड एनदर क्यूब इज 14 सेंटीमीटर ऑफ एज, द रेशियो ऑफ, देखिए सरफेस एरिया का हमने फार्मूला बताया और ये सरफेस एरिया का उसने रेशियो पूछ लिया। तो बोल रहा है एक ऐसा क्यूब है जिसकी भुजा 7 है, तो आपको पता है लंबाई भी वही होगी, चौड़ाई भी वही होगी, ऊंचाई भी वही होगी, लिख लिया, 3 बार 7 लिख लिया। और अगला जो क्यूब है उसका जो है 14 लंबाई होगा, 14 चौड़ाई होगा, 14 ऊंचाई होगा, तो इसको लिख लिया 14 14। देखिए ये फार्मूला काम आया इसमें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा सरफेस एरिया, सॉरी 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 सॉरी, एरिया पूछ रहा है तो वॉल्यूम से ऊंचाई हट जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। सरफेस एरिया, लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, और जो है वॉल्यूम और जो है 14 वाले का 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो 7 से ये कटा, 7 दूनी ये कटा, तो 2 गुणे 2 मतलब 1/4, ये ऑप्शन बी आ गया। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आज आपने नेचुरल नंबर का कुछ थ्योरी पढ़ा और ये वॉल्यूम का, इसको अच्छे से समझिए, डिटेल्ड जो है डिस्कशन, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, आपको इससे काफी हेल्प होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।